तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। उसमें टू पार्ट्स होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री को हमने लास्ट लेक्चर टू पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं कॉमर्स के बारे में। एज इट एज इट as it has already been mentioned earlier that the business is an economic activity which started with production and end with consumption। ये पहले से ही मेंशन है कि बिजनेस क्या है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रोडक्शन से स्टार्ट होती है और कंजम्पशन पे ख़त्म होती है। ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वे दैट टू बी कवर्ड इन टेकिंग द फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ये लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट वे होता है कवर करना और फिनिश करना प्रोडक्ट को एक जगह, एक प्रोडक्शन से लेकर उसको कंजम्पशन के प्लेस तक पहुंचाना। द वर्क ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स इन विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ इंडस्ट्री। जो प्रोडक्शन का काम है वो हम किस में डालते हैं? इंडस्ट्री में डालते हैं। प्रोडक्शंस को हम किससे रिलेट करते हैं? इंडस्ट्री से, क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब है जहाँ पर वो सारी एक्टिविटी इंक्लूड की जाती है जहाँ पर किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है उन सबको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में ही गुड्स को बनाया जाता है। वाइल द रिमेनिंग एक्टिविटी बिलोंग्स टू कॉमर्स। और जो इसके बाद की जो एक्टिविटी होती है, गुड्स को बनाने के बाद की जो एक्टिविटी होती है उसको हम किससे रिलेटेड होती है? वो कॉमर्स से रिलेटेड होती है। द प्रोसेस बिगिन इन दिस वे। फर्स्ट ऑफ ऑल होलसेलर डीलर्स परचेज एंड फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री। सबसे पहले होलसेलर और डीलर क्या करते हैं? फिनिश प्रोडक्ट को फैक्ट्री से परचेज करते हैं। लेटर ऑन द सेम प्रोडक्ट इज परचेज बाय द रिटेलर। और इसके बाद वो रिटेलर के द्वारा परचेज किया जाता है। एंड लास्ट स्टेप्स इन द प्रोसेस इज द सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट टू द कस्टमर। और उसके बाद वो प्रोडक्ट को किसको सेल किया जाता है? कस्टमर को सेल किया जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने बोला है बट द मैटर डजंट एंड विद दिस। लेकिन जो ये मैटर है इसके साथ एंड नहीं होता। देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन सेल परचेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है सेल परचेज करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में गुड्स को। जस्ट एज द मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर नीडेड टू टेक मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लस। इसी प्रकार फिर हमें ट्रांसपोर्ट की नीड हुई मटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। इंश्योरेंस इज नीडेड फॉर द सेफ्टी ऑफ द मटीरियल। और सेल परचेज ऑफ द मटीरियल नीड फॉर फाइनेंस। और उसके बाद उन्होंने बोला फिर हमें सेफ्टी की इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट हुई मटीरियल की सेफ्टी के लिए। सेल परचेज ऑफ मटीरियल नीडेड फाइनेंस। सेल परचेज के लिए जो मटीरियल हम सेल परचेज करते हैं उसके लिए हमें फाइनेंस की नीड हुई। गोडाउन्स आर नीडेड फॉर द स्टॉक ऑफ द मटीरियल। फिर गोडाउन की नीड हुई मटीरियल को स्टॉक करने के लिए। एडवर्टाइजमेंट इज नीडेड फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मटीरियल। और मटीरियल के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए लोगों को तो हमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत हुई। उन्होंने कहा कि सिर्फ गुड्स को बनाना, इंडस्ट्री में गुड्स को बनाना और कॉमर्स में उसको सेल परचेज करना, ये एक्टिविटी और ये चीज़ें यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इनका मतलब इतना ही नहीं है, बल्कि इसमें हम जैसे हमें गुड्स को बाई एंड सेलिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट हुई ताकि हम क्या करें? गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। फिर हमें उनकी सेफ्टी की ज़रूरत हुई, जब पहुंचाते हुए कोई नुकसान ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, मटीरियल वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए हम इंश्योरेंस की ज़रूरत हुई। उसके बाद गुड्स एंड जो भी मटीरियल्स थे उनको परचेज़ करने के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हुई, बैंकिंग फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट हुई। फिर कई बार जो स्टॉक होता था उसको स्टॉक कई बार एक टाइम ही सभी की नीड को पूरी कर पर पॉसिबल नहीं हो पाता था, इसलिए कुछ स्टोर भी हमें रखना पड़ता है, तो उनको गोडाउंस की नीड रिक्वायरमेंट हुई हमें मटेरियल को स्टोर करने के लिए। तो और लोगों को न्यू प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत हुई। तो इन दिस वे कॉमर्स इंक्लूड द परचेज सेल ऑफ थिंग्स एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू रिमूविंग ऑल द डिफिकल्टी इन द कनेक्शन विद दैम। तो हम कह सकते हैं कि कॉमर्स का मतलब होता है परचेज सेल ऑफ थिंग्स, और सारी की सारी इन एक्टिविटी को भी ये कनेक्टेड होती है। द फॉलोइंग डायग्राम शो द रिलेशनशिप अमंग प्रोडक्शन कंजप्शन एंड कॉमर्स। तो ये जो डायग्राम है ये शो करता है रिलेशनशिप को कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बनता है, फिर उसको प्लेस किया जाता है, फिर बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग परचेज एंड सेल होती है, एंड सब्सिडरी एक्टिविटीज़ की जाती है। सब्सिडरी एक्टिविटीज़ में यहाँ क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज, एडवर्टाइजमेंट्स, बैंकिंग, ये सर्विसेज आती है। और उसके बाद प्लेस ऑफ कंजम्पशन, और हम उसको कंजम्पशन प्लेस पर पहुंचा देते हैं, मतलब कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। ठीक है जी।
और उसके बाद द अबोव डिस्कशन मेक इट क्लियर दैट कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ ऑल दो एक्टिविटी विच हैव टू बी अंडरटेकन इन कैरिंग थिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड टू प्लेस ऑफ कंजप्शन। तो ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ये हमें शो करता है कि कॉमर्स में सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी, कि हम उन सभी एक्टिविटी को टोटल करते हैं जो बिजनेस जो जो क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है, जो किसी भी थिंग्स को प्रोडक्शन प्लेस से लेकर, जैसे ही इंडस्ट्री उसको बना देती है वहाँ से लेकर कस्टमर तक पहुँचाने के इन बिटवीन जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, मतलब वहाँ से प्रोडक्शन फैक्ट्री से पहले हम उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके आएंगे, फिर होलसेलर और रिटेलर मतलब उनको बाय करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं, बीच में उनके प्रति लोगों को बताने के लिए वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं जब तक कस्टमर की डिमांड नहीं होती, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए बैंकिंग लोन फाइनेंस फैसिलिटी लेते हैं। तो ये सब चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। तो कॉमर्स को टू पार्ट्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, एक ट्रेड होता है, एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है जो सपोर्टिव एड्स हम करते हैं, सपोर्टिव एड्स टू ट्रेड होती हैं जो ट्रेड्स की हेल्प करती है, ट्रेड को करने में जो ट्रेड की हेल्प करती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। कंपोनेंट्स कौन से होते हैं कॉमर्स के, सबसे पहले आता है ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, ट्रेड का मतलब होता है गुड्स का सेल, गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करने को ही हम ट्रेड कहते हैं। जब हम कोई भी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, हमारा पर्पज़ प्रॉफिट अर्न करना होता है, जब बायर और सेलर के द्वारा म्यूचुअली प्रॉफिट को अर्न करने के लिए गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग, गुड्स एंड सर्विस की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, उसी को हम ट्रेड कहते हैं। और जो ये एक्टिविटी करते हैं उसको ट्रेडर कहते हैं, और जो ये एक्टिविटी करते हैं उसको ट्रेड कहते हैं। ठीक है जी। तो ट्रेड मीन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। इन द अदर वर्ड्स ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ म्यूचुअल प्रॉफिट बोथ द बायर एंड सेलर। हम कह सकते हैं ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग करना गुड्स एंड सर्विसेज की प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करना म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए। दोज हु परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ कॉल्ड ट्रेडर। जो ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनको ट्रेडर कहते हैं। एंड देयर एक्टिविटी ट्रेड, और उनकी एक्टिविटी ट्रेड कहलाती है। ट्रेड कैन बी कैरी ऑन द स्मॉलेस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट स्केल। जो ट्रेड होता है उसको स्मॉल लेवल पे भी और लार्ज लेवल पे भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द इंडिविजुअल सेल हिज गुड्स ऑन ए हैंड कार्ट, अगर वो उस पर मतलब हैंड कार्ट पे बेचता है, मतलब रेडी पे बेचता है, वो भी ट्रेडर है। एंड स्मॉल शॉप बीइंग रन इन द स्ट्रीट आर आल्सो पार्ट ऑफ द ट्रेड। जो छोटी छोटी दुकानें गांव में गलियों में खुली होती है वो भी ट्रेड है। ऑन द अदर हैंड ए बिग शोरूम इन द मार्केट, एक बिग शोरूम है वो मार्केट में, वो भी ट्रेड है। एंड डिपार्टमेंटल स्टोर है वो भी ट्रेड है। टू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेड। ये सारे के सारे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रेड के होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेड इज कैरी ऑन फ्रॉम लोकल लेवल ऑन टू द स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल एंड द इंटरनेशनल लेवल। तो इसको हम कह सकते हैं, इसी अपार्ट्स पर हम कह सकते हैं कि जो लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड किया जाता है। तो आज हम इस डायग्राम के द्वारा शो करेंगे। तो इस पूरे स्टेंजे में लिखा हुआ था कि ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग करना गुड्स एंड सर्विसेज की प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। जब इन द अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब कोई भी पर्सन म्यूचुअली प्रॉफिट को कमाने के लिए, आपस में प्रॉफिट, जो बायर और सेलर होते हैं म्यूचुअल प्रॉफिट को कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं, गुड्स को सेल परचेज करते हैं, उनको हम ट्रेड कहते हैं। जो पर्सन ये ड्यूटी परफॉर्म करता है, एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो ट्रेडर होते हैं, और इन एक्टिविटी को हम ट्रेड कहते हैं। ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो ट्रेड होता है वो स्मॉल लेवल से लार्ज लेवल पर परफॉर्म किया जाता है। उन्होंने बोला जैसे रेडी में जो लोग सामान बेचते हैं वो भी ट्रेड है, छोटी छोटी दुकानों में जो बेच रहे हैं वो भी ट्रेड हैं, और बड़े बड़े शोरूम में, मार्केट में डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन किए हुए हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ट्रेड का। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेड है वो लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कैरी किया जाता है। तो अब हम इनका डिटेल में पढ़ेंगे कि लोकल लेवल पर ये ट्रेड कितने टाइप्स के हैं। ठीक है जी। ट्रेड का मतलब क्या है, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड जो विद इन कंट्री होता है, और आउटसाइड कंट्री होता है उसको फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और नेशनल ट्रेड, और फर्दर फिर होलसेलर ट्रेड और रिटेलर ट्रेड। ठीक है जी।
सबसे पहले होम ट्रेड, व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स टेक प्लेस विद इन द नेशनल बाउंड्री। जो बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स को लेके, जो विद इन नेशनल बाउंड्री होती है, मतलब विद इन कंट्री होती है, उसको हम क्या कहते हैं, होम ट्रेड कहते हैं। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज जो भी होती है उनकी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उनकी जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, हम विद इन कंट्री करते हैं, तो वो हमारे लिए होम ट्रेड होता है। सबसे पहले आता है लोकल ट्रेड, फिर आता है स्टेट ट्रेड, फिर आता है इंटर स्टेट ट्रेड। लोकल ट्रेड में हम कह सकते हैं विद इन, जैसे विद इन डिस्ट्रिक्ट, सम विलेजेस है ना, कुछ टाउन्स में हम करते हैं। स्टेट में मतलब एक स्टेट लेवल पे हम करते हैं, और इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं। ठीक है जी। और लोकल में मतलब स्टेट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट में भी आगे विलेज में करते हैं, मतलब बिल्कुल लोकल लेवल पे करते हैं। लोकल ट्रेड इज लिमिटेड टू सम विलेजेस, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। जो लोकल ट्रेड होता है वो लिमिटेड होता है कुछ विलेजेस के रिगार्डिंग टाउन और डिस्ट्रिक्ट से। दिस ट्रेड इंक्लूडिंग थिंग टू डेली यूजेस एंड थिंग्स टू पेरिसेबल नेचर। जो ये ट्रेड किया जाता है वो डेली थिंग्स के लिए किया जाता है या पेरिसेबल नेचर गुड्स के लिए किया जाता है, जैसे फ्रेश फ्रूट के लिए, स्वीट्स के लिए, मिल्क के लिए, वेजिटेबल के लिए। अगर हम इनको मतलब डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भेजने लगे, मान लो अगर हम इनको स्टेट टू स्टेट भेजने लगे, तो ये चीज़ें पेरिसेबल नेचर की होती है, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए हम इनके लिए क्या करते हैं, लोकल ट्रेड यूज़ करते हैं। सेकंड आता है स्टेट ट्रेड, व्हेन ए ट्रेडर स्टार्ट ट्रेडिंग अबव द लोकल लेवल। जब कोई भी ट्रेडर स्टार्ट करता है लोकल लेवल से अबव ट्रेडिंग करने में, एंड ट्रेड ऑन द स्टेट लेवल, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड स्टेट लेवल ट्रेड कहते हैं। इट आल्सो ट्रेड ऑन द स्टेट लेवल। फॉर एग्जांपल, ए ट्रेड अमंग द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, लाइक ट्रेड ऑन कॉर्न, पल्सेस, यूटी सिल्क। तो हम कह सकते हैं जो स्टेट लेवल पे जो ट्रेड किया जाता है। इंटर स्टेट मतलब स्टेट टू स्टेट, व्हेन ट्रेड इज कैरिड ऑन अमंग डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री। जब उस कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हम ट्रेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट ट्रेड। व्हेन ए ट्रेडर फ्रॉम हरियाणा ट्रेड्स विद द ट्रेडर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, एनी अदर स्टेट, दिस बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड इंटर स्टेट ट्रेड एंड ट्रेड ऑन द नेशनल लेवल। The class of trade includes those things which are produced in the some particular state, and they may be include sugar, clothes, machine। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ थिंग्स ऐसी होती है जो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में ज़्यादा होती है, जैसे शुगर है, क्लोथ है, मशीन है। जैसे क्लोथ मतलब क्लोथ क्या है, जो कॉटन है, मतलब जैसे वो हरियाणा में ज़्यादा है, जो चावल है वो पंजाब में ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं आपस में ये उन चीज़ों के लिए हम आपस में उन चीज़ों के मतलब ट्रेड करते हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेट में वो ज़्यादा होती है, तो आपस में हम एक्सचेंज के लिए इंटर स्टेट ट्रेड करते हैं। होलसेल ट्रेड और रिटेलर ट्रेड क्या है? इन द अबो डायग्राम होलसेल ट्रेड एंड रिटेलर ट्रेड हैज़ बीन शो इन एट द हेड ऑफ द होम ट्रेड। होम ट्रेड के एंड में हमने ये शो किया है कि होलसेल ट्रेड होता है और रिटेलर ट्रेड होता है। तो ये क्या होता है, विच इज़ द फॉलोइंग बाई द लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल ट्रेड। जो फॉलो किया जाता है नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। इट मीन द होलसेल ट्रेड एंड द रिटेलर ट्रेड आर कैरी ऑन ऑल थ्री लेवल ऑफ ट्रेड। सो होलसेल ट्रेड और रिटेल जो ट्रेड होता है वो सारे के सारे लेवल पे कैरी किया जाता है। होलसेल ट्रेड मीन्स बाइंग ऑफ गुड्स in a large quantity from the producer and manufacturer on the other authority dealer and sell the same in small quantity to the retailer। होलसेलर ट्रेड का मतलब होता है जब गुड्स को बहुत ही लार्ज क्वांटिटी के अंदर बाय करते हैं मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से, या किसी भी डीलर अथॉरिटी से, और उसकी स्मॉल अमाउंट कर करके वो रिटेलर को सेल करते हैं, रिटेलर को सेलिंग करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, होल सेल ट्रेड कहते हैं। लेटर ऑन द रिटेलर सेल दीज थिंग्स ऑन द कंज्यूमर एज पर देयर नीड्स, ताकि जो रिटेलर हैं वो क्या कर सके, उनको कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग आगे फर्दर उनको कस्टमर को सेल कर पाए। तो होल सेल ट्रेड और रिटेलर ट्रेड का मतलब होता है जब किसी भी कंपनी जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो अथॉराइज डीलर है,
उनसे बहुत ही लार्ज अमाउंट में परचेज करके जो होलसेलर होते हैं वो क्वांटिटी को फर्दर रिटेलर को सेल करते हैं और रिटेलर फर्दर फिर कस्टमर को सेल करते हैं। तो इन इन जो होलसेलर रिटेलर को देते हैं उसको होलसेल ट्रेड कहते हैं, और जो रिटेलर कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं उसको रिटेलर ट्रेड हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या है? व्हेन द कंडक्ट ऑफ ट्रेड क्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज एंड रीच द फॉरेन ट्रेड लैंड फॉरेन ट्रेडिंग बोन। उन्होंने बोला कि जब कोई भी ट्रेड हमारा नेशनल बाउंड्री जो हमारी कंट्री की बाउंड्री है उसको क्रॉस करता है तो वो क्या कहलाता है? फिर फॉरेन ट्रेड कहलाता है। द इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज इंक्रीजिंग एवरी डे। जो इम्पोर्टेंस है फॉरेन ट्रेड की वो डे टू डे आजकल बढ़ रही है। द रीजन इज सिंपल बिकॉज नो सिंगल कंट्री कैन बी प्रोड्यूस ऑल थिंग्स रिक्वायर्ड। ये रीजन इसलिए भी है फॉरेन ट्रेड का कि कोई भी कंट्री अपने हर एक जो भी सिटीजन हैं, जो भी लोग हैं, उन सब की हर चीज़ को पूरा तो वो खुद प्रोड्यूस करके पूरा कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। हैंस इट इज़ टू डिपेंड ऑन द अदर कंट्री फॉर सम एंड or the other in with the way every country buying things it needs and which are in a short supply from the other countries। ठीक है जी। उन्होंने बोला है कि इसलिए वो क्या करते हैं, अदर कंट्री पे डिपेंड होने लगे हैं और जो हमारे पास ज़्यादा है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और जो हमारे पास कम है उसको हम अदर कंट्रीज के साथ क्या क्या करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। तो फॉरेन ट्रेड 3 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट ट्रेड, सेकंड है एक्सपोर्ट ट्रेड, थर्ड फोर्थ है इंटरपोर्ट ट्रेड्स। इंपोर्ट ट्रेड का तो मतलब होता है जब कंट्री के द्वारा बाहर वाली कंट्री से कोई चीज़ क्या की जाती है, मंगवाई जाती है। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है और हम उसको बाहर एक्सपोर्ट करते, बाहर भेजते हैं। एंटरपोर्ट का मतलब होता है हमने कोई चीज़ बाहर से मंगवाई और उसकी जो की तो किसी थर्ड कंट्री को हमने उसको आगे उसको फिर से क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। इसको खुद ना यूज़ करके पहले कहीं से इंपोर्ट किया और फिर किसी थर्ड कंट्री में उसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो ऐसे ट्रेड को हम कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। सबसे पहले फिर अब डिटेल में पढ़ते हैं इंपोर्ट ट्रेड। व्हेन ए बिजनेसमैन ऑफ ए कंट्री बाय सम गुड्स फ्रॉम द बिजनेसमैन ऑफ अदर कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। जब एक बिजनेसमैन के द्वारा कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया जाता है किसी दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन से, इसको हम इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन इंडिया बाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम ईरान, तो हम जैसे ईरान से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ये हमारा क्या है, इंपोर्ट ट्रेड है फॉर इंडिया के लिए। तो एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब व्हेन द ट्रेड ऑफ वन कंट्री सेल समथिंग टू द ट्रेडर टू ऑफ द अनदर कंट्री। जब कोई भी एक कंट्री के सेलर एक कंट्री के ट्रेडर के द्वारा कोई भी थिंग्स को दूसरी कंट्री के ट्रेडर्स को सेल किया जाता है, इसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया सेल कॉटन क्लॉथ, टी, जूट एक्स्ट्रा टू द फॉरेन कंट्री। तो ये है इट विल बी एक्सपोर्ट ट्रेड फॉर इंडिया। तो ये क्या है, अगर इंडिया का जो बिजनेसमैन है वो किसी गुड्स को बाहर के बिजनेसमैन से बाय करता है तो ये इंपोर्ट ट्रेड है इंडिया के लिए। अगर जो इंडिया का बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, अगर वो सेल करता है बाहर वाले ट्रेडर को कोई भी थिंग्स, कोई भी वस्तु, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं इंडिया के लिए। और उसके बाद है इंटरपोर्ट ट्रेड। व्हेन ए कंट्री इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड देन एक्सपोर्ट द सेम गुड्स टू सम थर्ड कंट्री, इट इज़ नोन एज ए इंटरपोर्ट ट्रेड। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। जब एक कंट्री के द्वारा किसी गुड्स को किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है और फिर इसी ये थिंग्स है उसी को हम क्या करते हैं, सेम गुड्स को ही किसी थर्ड कंट्री को हम क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रेड इन वन कंट्री सर्विसेज एज ए mediator between the between the other two countries। ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में कौन कौन से जो एड्स टू ट्रेड है, मतलब ट्रेड को करने में कौन कौन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बाद कॉमर्स इंक्लूड नॉट ओनली ट्रेड बट आल्सो वेरियस अदर auxiliaries and adds and subsidiaries activity, those activity which is undertaken to overcome the hurdles appearance in the way of trade, that is called adds to trade।
दिस हैज़ बीन एक्सप्लेनेशन इन द फ्लोइंग टेबल्स। ये टेबल्स के द्वारा भी शो किया जाता है कि बिजनेस के अंदर उन्होंने बोला है एड्स एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है कि कॉमर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आते थे जिनको किसने इन एड्स ने इन सब्सिडरीज एक्टिविटीज़ ने क्या किया है, उन हर्डल्स को उन उन बाधाओं को क्या किया है, दूर किया है। जैसे हमें कि पर्सनस की बाधा थी कि कौन सेल परचेज करेगा, तो ये मिडल मैन कंसेप्ट आ गया। एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ गया। टाइमिंग स्टोर करना है, रिस्क को कैसे हैंडल करना है, तो इंश्योरेंस आ गया। फाइनेंस, अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो बैंकिंग आ गया। अगर हमें इंफॉर्मेशन की हर्डल थी, तो हमें ऐसे था भी इन्फॉर्म कैसे करें, उसके उसके लिए क्या कंसेप्ट सोल्यूशन क्या आया, एडवर्टाइजमेंट आया। तो ये बहुत सारे हर्डल्स थे हमारे कॉमर्स के अंदर कि कौन पर्सन सेल परचेज करेगा, इसको कहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजेंगे, वेयर हाउसेज मतलब टाइमली गुड्स को हम क्या कर सके, हम पहुंचा पाएँ। तो अगर जो डिमांड है वो टाइमली कंप्लीट कर पाएँ, तो वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, गोडाउन की जो प्रॉब्लम्स थी वो वेयर हाउसेज ने उसको सोल्व किया। जो रास्ते में ले जाने की वजह से जो गुड्स का नुकसान हो सकता था उसको इंश्योरेंस ने दूर किया। रिक्वायरमेंट रहती थी फाइनेंस की, रॉ मटेरियल परचेज करने की, या जो भी क्रेडिट पे जो भी सेल परचेज हम करते थे उसको हम बैंकिंग सेक्टर ने दूर किया। जो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचाएँ, कंपनी अपने प्रोडक्ट जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, नई नई थिंग्स वो लेके आई है, इनके बारे में कस्टमर को कैसे इन्फॉर्मेशन दे, ये बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो ये एडवर्टाइजमेंट कंसेप्ट ने इनको क्या किया, दूर किया। तो ये हर्डल्स थे कुछ, और इन्होंने ये सोल्यूशन इनके निकल के आए। तो अब हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड में सबसे पहले मिडिल मैन है। देर आर द लिमिटेड नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ एनी प्रोडक्ट वाइल द कस्टमर आर अनलिमिटेड। उन्होंने बोला है कि हमारे पास क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर होते हैं किसी भी प्रोडक्ट बनाने के, जबकि कस्टमर क्या क्या होते हैं हमारे, अनलिमिटेड होते हैं। हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कस्टमर टू परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि जो कस्टमर है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से गुड्स को क्या कर पाए, परचेज कर पाए, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो हमारे प्रोड्यूसर है वो तो लिमिटेड है, लेकिन जो कस्टमर है वो हमारे अनलिमिटेड है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ही जाके प्रोडक्ट को परचेज करें। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम इन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम थी कॉमर्स के अंदर हमारी सेल और परचेज की, परचेज विच इज़ कॉल्ड हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन। तो इसको हमने क्या क्या, हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन का, टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर मिडिल मैन आर रिक्वायर्ड। तो जो प्रोड्यूसर और कस्टमर है उनके बीच में कॉन्टैक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट हुई। मिडिल मैन कंसिस्ट ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर, और मिडिल मैन को में किसको इंक्लूड किया है, होलसेलर और रिटेलर को। एक होलसेलर परचेज कमोडिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटी एंड सेल इट टू बी रिटेलर इन द स्मॉल क्वांटिटीज। एक होलसेलर क्या करता था, फिर लार्ज क्वांटिटी को परचेज करता था और प्रोड्यूसर से, और उसको स्मॉल स्मॉल करके रिटेलर्स को वो क्वांटिटी प्रोवाइड कर देता था। एंड रिटेलर सेल दिस प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर एज पर देयर रिक्वायरमेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी। और फिर रिटेलर आगे फर्दर कस्टमर को उनकी स्मॉल स्मॉल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन प्रोडक्ट को सेल कर देता था। दिस इज डेफिनेट चेंज लिंक्ड प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर एज पर दे रिक्वायरमेंट विच कैन बी फोर काइंड लिंक्स। तो ये एक डेफिनेट चेंज बन गई थी, जैसे प्रोड्यूसर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कंज्यूमर। हैंस द हिंड्रेंसन ऑफ पर्सनस कैन बी डन अवे विद द हेल्प ऑफ द मिडल मैन। इसलिए जो बाधा थी हमारी पर्सन को लेके, मतलब वो मिडल मैन कंसेप्ट ने क्या कर दी, इसको सोल्व कर दिया। तो मिडल मैन सबसे पहले उन्होंने बोला कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब, एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन हम कॉमर्स के अंदर लेके आए। हमारे हमारे जो कॉमर्स थी उसमें बहुत सारी हमें हर्डल्स देखने को मिल रही थी। जो हर्डल्स थी सबसे पहले जैसे पर्सन को लेके थी, कि पर्सन को लेके क्या थी कि जो हमारे प्रोड्यूसर है वो कम पर्सन है, और जो हमारे कस्टमर है वो ज़्यादा पर्सन है। लेकिन हर ज़्यादा पर्सन होने की वजह से
हर कस्टमर डायरेक्टली हमारे प्रोड्यूसर से सामान परचेज करके लाता, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं और वो दूर दूर एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है, तो हर कस्टमर डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करे, गुड्स को परचेज करे, अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करे, ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। इसी हर्डल्स को दूर करने के लिए मिडलमैन कंसेप्ट आया, जिसमें मिडलमैन के अंदर हम होलसेलर रिटेलर को इंक्लूड करते हैं। तो होलसेलर वो होते थे जो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली लार्ज अमाउंट में परचेज करते थे, और रिटेलर जो जगह जगह फैले हुए हैं उनको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाते थे, और आगे रिटेलर फिर कस्टमर को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाते थे। तो एक चेन ये बनती है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी। सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। यूजली कमोडिटी आर मैन्युफैक्चर in a certain specific area while consumer are not be nearby। तो हम कह सकते हैं कि कमोडिटी मेनली वहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाती है एक स्पेसिफिक एरिया में, जहाँ और कस्टमर क्या होते हैं वहाँ पर नियर बाय नहीं होते। इन द अदर वर्ड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर जोग्राफिकली। तो हम कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर है और जो प्रोड्यूसर है वो जोग्राफिकली एक दूसरे से बहुत दूर हैं। हेंस देर इज़ ए वन मोर हिंडरसन ऑफ ट्रेड। द जो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक और जो हर्डल्स थी हमारी बिजनेस में वो था ट्रांसपोर्टेशन को लेके, कि कैसे हम अपने प्रोडक्शन से अपने कंजम्पशंस के प्लेस तक अपनी गुड्स को पहुंचाएं। और जो ये मतलब हर्डल थी वो उसको किसने दूर किया, उसको एलिमिनेट किसने किया, उसने ट्रांसपोर्ट ने किया। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट कमोडिटी कैन बी कैरी फ्रॉम देयर प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन द प्लेसेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है, इस पूरे स्ट्रेंजी में उन्होंने बोला है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो उन्होंने ऐसे बोला है यहाँ पर कि जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है और जो कस्टमर है, वो एक दूसरे से जो जहाँ पर गुड्स को बनाया जाता है वो बहुत अलग जगह होती है, स्पेसिफिक एरिया होता है, कंज्यूमर से बहुत दूर होता है। और जो प्रोड्यूसर होता है वो और जो कंज्यूमर होता है वो जोग्राफिकली एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो एक ये बाधा ये भी थी कि कैसे हम से प्रोडक्शन के प्लेस से गुड्स को कंजम्पशन के प्लेस तक पहुंचाएं। तो जो ये हर्डल थी इसको एलिमिनेट किया है ट्रांसपोर्टेशन ने, कि ट्रांसपोर्ट क्या करता है, हेल्प करता है कमोडिटी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में लेकर जाने के लिए और लेकर आने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि कमोडिटी को विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट हम प्रोडक्शन से लेके उस स्थान पर पहुंचा सकते हैं जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है प्रॉब्लम वेयर हाउसिंग की। उन्होंने क्या प्रॉब्लम सोल्व की। यूजली देर इज़ ए गैप ऑफ द टाइमिंग बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो अच्छा, यूजली क्या होता है, गैप होता है कि जब गुड्स को बनाया जाता है और जब गुड्स को कंजम्पशन किया जाता है, अगर ये सेम टाइम पर हम करें तो हम जो डिमांड रहती है उसको हम फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। इसलिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, कुछ एडवांस में प्रोडक्शन करना पड़ता है, कि क्योंकि जैसे ही किसी भी गुड्स की डिमांड होती है तो वो अचानक से बढ़ती है। तो जब अचानक से बढ़ती है तो सडनली जितनी वो इंक्रीज हुई है उतना ही प्रोडक्शन हम कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए कंपनीज और मैन्युफैक्चरर को ड्यूरिंग कुछ स्पेसिफिक सीजन उनको स्टोर करके रखनी पड़ती हैं चीज़ें, ताकि जितनी भी डिमांड होती है, जितनी भी ऑर्डर होती है, उनको टाइमली वो कंप्लीट कर पाएँ। तो हमारी ये बहुत प्रॉब्लम थी, एक ये प्रॉब्लम थी कि पढ़ते हैं usually there is a big gap time between manufacturer of any product and consumptions of the product. The reason is that the product is manufactured during a specific season while consumption take place all through the year। तो कुछ सीजन में बनते हैं और उसका जो यूज़ है वो पूरे सीजन किया जाता है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी की बात करूँ, जैसे गुड़ है, ठीक है, तो जो शुगर केन होते हैं वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होते हैं। ठीक है, जैसे सर्दियों में बनते हैं, लेकिन हम कंजम्पशन उसकी शुगर है और जो मतलब गुड़ है, शक्कर है, उसको कंज्यूम तो हम क्या करते हैं, फुल पूरे की पूरी ईयर करते हैं, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कब होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होता है। तो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जब उसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसकी डिमांड पूरी साल होती है, अगर हम इसको वेयर हाउस ना करें, अगर इसको गोडाउन में हम स्टोर ना करें, तो पूरी साल होने वाली डिमांड को हम कहाँ से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इन इंस्टेंट द शुगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द नवंबर टिल मार्च, मार्च तक प्रोड्यूस होती है, जो कंजम्पशन पूरी साल होती है। हेंस द फिनिश प्रोडक्ट हैव टू बी स्टोर फ्रॉम एट द टाइम ऑफ देयर प्रोडक्शन टिल दे आर कंज्यूम।
दिस इज़ प्रॉब्लम इज सोल्व बाय वेयर हाउसेज। तो हम कैसे उन्होंने बोला कि जैसे एग्जाम्पल भी उन्होंने यही लिया है कि जैसे गुड़ है, उसका जो प्रोडक्शन है वो नवंबर से मार्च में होता है, लेकिन उसकी डिमांड क्या होती है, पूरे साल होती है। तो कैसे हम टाइम प्रोडक्शन के टाइम कैसे हम इस प्रोडक्शन को स्टोर करें, ये हमारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है वेयर हाउसेज में। ठीक है जी। तो बिसाइड दिस इज एंजॉय द इकोनॉमिक ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन गुड्स एंड प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी एंड सोल्ड द gradually in the small quantity. In a situation it is absolutely essential that the goods should be stored in the proper manners in warehouses. तो हम कह सकते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, लार्ज प्रोडक्शन का भी बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि अब हमें ये चिंता नहीं है। जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो लार्ज प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, हमें पता है कि जब भी हम लार्ज प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट ऑफ पर यूनिट हमारी क्या आती है, कम आती है। कि लार्ज प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है, उसको स्टोर करने की फैसिलिटी है, और ताकि हम उनका जो टाइम पीरियड है जिसमें हम स्पेसिफिक होते हैं वो प्रोडक्शन के लिए, तो उस पर हम बना पाएँ, और पूरे ईयर यूज़ करने के लिए, अपने कस्टमर की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हम वहाँ पर उसको स्टोर कर पाएँ। तो हमारी प्रॉब्लम ये भी थी कि कैसे जो गैप है उसको, मैन्युफैक्चरिंग गैप है और कंजप्शन, बनना और यूज़ होना, बनते 3-4 महीने हैं, यूज़ पूरी साल होता है। तो कैसे ये एक हर्डल थी कि कैसे इसको हम कंप्लीट करें, तो वेयर हाउसिंग ने इस प्रॉब्लम को भी सोल्व किया है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। वट एवर इट बी द स्केल ऑफ प्रोडक्शन लार्ज एंड स्मॉल, ये जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्शन है वो लार्ज तो स्मॉल, एट द टाइम ऑफ स्टोरेज एंड द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ दीज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क इज ऑलवेज देयर। फॉर इंस्टेंस डैमेज ऑफ गुड्स, थेफ्ट ऑफ गुड्स एंड अदर नेचुरल क्लाइमिटी कैन बी प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बिजनेस है वो लार्ज या स्मॉल है। आप एट द टाइम ऑफ स्टोरेज, जो भी आप टाइम, मतलब जैसे आपने गुड्स को गोदाम में स्टोर कर दिया, या गुड्स को आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो हो सकता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, तो जो एलिमेंट्स ऑफ रिस्क होता है वो हमेशा ही प्रेजेंट होता है। जैसे कई बार हमारी ऐसे होते हैं, गोदाम में जो गुड्स होती है हमारी वो ख़राब हो जाती है, चोरी हो जाती है, या कोई नेचुरल ऐसा आपदा आ जाती है, जैसे फ्लड आ गया, तो उसकी वजह से हमारा जो गुड्स है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो एक रिस्क क्या रहता है, हमेशा बना रहता है। तो ये प्रॉब्लम है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, कि हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो कॉमर्स एक्टिविटी है, इसके अंदर हमेशा एक रिस्क रहता है, किसका, अनसर्टेनिटी का, कि कुछ भी हो सकता है। अगर हम रास्ते से गुड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेसेस पे लेके जा सकते हैं, तो एक्सीडेंट की वजह से सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो भी किसने दिया है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी ऑफर मैनी फैसिलिटी फॉर बिजनेस, तो बिजनेस के लिए बहुत सारी फैसिलिटी ये देती है, ये है इंश्योरेंस के। उसके बाद नेक्स्ट आती है बैंकिंग। बैंकिंग फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जो बैंकिंग है या जो फाइनेंस है वो रीढ़ की हड्डी होती है बिजनेस के लिए। इट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द मोमेंट्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स इट परचेज टिल द सेल ऑफ द फिनिश गुड्स। ये रॉ मटेरियल को परचेज से लेके जब हम गुड्स को सेल करते हैं तब तक इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। ए बिजनेसमैन इज यूजली uses sort of self-owned funds which is compensated by the borrowing from outside. Sometime goods are purchased from the distant places where cash payment of course is not possible. कई बार हम जो गुड्स परचेज करते हैं वो बहुत दूर की प्लेसेस से करते हैं जहाँ पर कैश पेमेंट हमारी पॉसिबल नहीं हो पाती। देयर इज ए प्रॉब्लम टू मेक पेमेंट ऑफ द सप्लायर राइजेस लेटर of credit is required if the goods has been import from the foreign country. Foreign exchange is require required in the international trade. And the lastly, the business cannot be expanded due to the lack of proper finance. All these hurdles can be eliminated with the help of banking. तो बैंकिंग ने इन सारी hurdles को क्या किया है, eliminate किया है। Banks fulfill the funds requirement of the businessman and provide many other services. जो बैंक्स होते हैं वो बहुत सारे बिजनेसमैन को बहुत सारी सर्विसेज और प्रोवाइड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंस है बैकबोन होती है बिजनेस की। बिजनेस में क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके जब गुड्स, जो फिनिश गुड्स हम बनाते हैं, वहाँ तक हमें क्या रहती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। खुद कई बार गुड्स हम क्या करते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हम परचेज करते हैं, तो वहाँ पर कैश पेमेंट करना और सप्लायर को पेमेंट करना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में
लेटर ऑफ क्रेडिट की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि अगर हम फॉरेन कंट्री के साथ कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो वो हमारे बैंक से क्या इशू करवाते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाते हैं। तो और भी अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अगर हम बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो विदाउट ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बिना फाइनेंस के हम नहीं कर पाते, और ये जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है हमारी बैंकिंग ने ये सोल्व की है, और बैंकिंग हमारी फंड रिक्वायरमेंट के साथ साथ और भी बहुत सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है फिर एडवर्टाइजिंग। लास्ट है इसमें एडवर्टाइजिंग इन टुडे कॉम्पिटिटिव मार्केट। आज का जो मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए बिजनेस टू सिट एंड वेट द कस्टमर आफ्टर वेस्टिंग हैविली इन बिजनेस। वो उन्होंने बोला है इन्वेस्टिंग हैविली इन बिजनेस। उन्होंने बोला कि आज के टाइम हम ये पॉसिबल नहीं है किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा कि वो वेट करें कि एक बहुत ज़्यादा अमाउंट अपने बिजनेस में लगा के वो कस्टमर का वेट करें। ये पॉसिबल नहीं है। टू अट्रैक्ट कस्टमर टूवर्ड हिज प्रोडक्ट प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बनाया, आप बिजनेसमैन हैं, बहुत लार्ज फाइनेंस आपने लगा के, बहुत लार्ज अमाउंट आपने लगा के अब आप बैठे हैं कि हाँ जी मैंने प्रोडक्शन कर लिया, अब कस्टमर आएंगे उसको परचेज कर लेंगे। आप ऐसे बैठ बैठ नहीं सकते आज के टाइम में, क्योंकि आज का जो टाइम है वो कम्पिटिटिव मार्केट का टाइम है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा टू अट्रैक्ट कस्टमर टूवर्ड हिज प्रोडक्ट। ए प्रोड्यूसर हैज़ बी प्रोवाइड फुलफिल नॉलेज ऑफ हिज प्रोडक्ट टू द कस्टमर। तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज आपको कस्टमर को देनी पड़ेगी, और ये एडवर्टाइजिंग डज दिस प्रॉपरली। और एडवर्टाइजिंग जो कंसेप्ट है इस काम को बहुत अच्छे से वो करता है। एडवर्टाइजमेंट्स इनहांस द नॉलेज ऑफ द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज कस्टमर टेक डिसीजन अबाउट द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, प्रॉपरली आपके प्रोडक्ट के बारे में बताती है, और कस्टमर की नॉलेज को इंक्रीज करती है आपके प्रोडक्ट के बारे में, और कस्टमर क्या करते हैं, टेक डिसीजन ले पाएँ आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। इन दिस वे एडवर्टाइजमेंट इनहांस द नॉलेज ऑफ द कस्टमर एंड एलिमिनेट द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपको इन्फॉर्मेशन की जो कमी थी कि कैसे हम कस्टमर तक, जो हर्डल थी आपको इन्फॉर्मेशन की कि कैसे हम कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज के बारे में उनको इन्फॉर्म करें, उनके यूजेस के बारे में, उनकी यूटिलिटी के बारे में, उनसे होने वाले एडवांटेज के बारे में, तो और हम जो फैसिलिटी हम उनको दे रहे हैं उनके बारे में हम कैसे इन्फॉर्म करेंगे आपको, हम क्या थी हर्डल्स थी। तो इस हर्डल्स को दूर किया है एडवर्टाइजमेंट ने। ठीक है जी। तो ये सारे क्या थे, एड्स टू ट्रेड थे। मतलब आप कह सकते हो कि एड्स टू ट्रेड में हमने क्या पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन जब भी कॉमर्स हम करते हैं तो कॉमर्स के अंदर कॉमर्स को करते हुए बहुत सारे हर्डल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पर्सन का, कि जो बनाने वाले हैं वो कम हैं लेकिन जिसको गुड्स चाहिए, जो कस्टमर है वो ज़्यादा है। तो इस पर्सन के कम होने की जो हर्डल्स है उसको किसने दूर किया, मिडिल मैन ने। मिडिल मैन कहते कि मिडिल मैन में होलसेलर और टेलर आते हैं, वो कहते आप प्रोड्यूस करें, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम करते हैं, कस्टमर तक डायरेक्टली कॉन्टैक्ट रिटेलर बन के हम करते हैं। नेक्स्ट, जैसे उन्होंने बोला कि प्लेसेस का, कि पहले क्या था, जो बनाते थे और जो कस्टमर होते हैं वो बहुत एक दूसरे से जोग्राफिकल बहुत ही डिस्टेंस पे होते हैं, कि बनाने जहाँ चीज़ें बनती हैं और जहाँ पर चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है वो दोनों बहुत ही अलग अलग जगह रहते हैं, जोग्राफिकल बहुत ही डिफरेंसेस रहता है। तो ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ से कस्टमर तक गुड्स को कैसे पहुँचाए, तो ट्रांसपोर्टेशन ने ये प्रॉब्लम को सोल्व किया है। उसके बाद टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है कि जो गुड्स बनती है और जो गुड्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो अलग अलग टाइम पे होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे गुड़ है, शक्कर है, वो नवंबर से मार्च में इनका प्रोडक्शन होता है लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी साल रहती है। तो जो टाइम का गैप रहता है प्रोडक्शन में और उसके कंजम्पशंस में, उस चीज़ को सोल्यूशन लेके आए थे हमारे गोदाम कि उन्होंने कहा वेयर हाउसेज में आप इनको स्टोर करके ये प्रॉब्लम सोल्यूशन दिया। उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आप ट्रांसपोर्ट भी कर लेंगे, आप गुड्स को सेल एंड परचेज भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप गोडाउन भी कर लेंगे, गोडाउन में भी स्टोर कर लेंगे, वेयर हाउसिंग में भी स्टोर कर लेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। फॉर एग्जांपल मतलब जो रिस्क का एलिमेंट है आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी, हमेशा ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीडेंट हो सकता है, रास्ते में जाते हुए चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती है रेन की वजह से, या गोडाउन में रखी रखी वो ख़राब हो सकती है, डिफ़ॉल्ट आ सकता है उनमें, और मतलब कोई भी क्लाइमेटिक कोई भी आपदा आ सकती है, फ्लड वगैरह वगैरह आ सकता है, चोरी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे रिस्क होते थे, इसको इस हर्डल्स को, रिस्क
कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, इसको दूर किया। नेक्स्ट फिर आता था बैंकिंग, कि रॉ मटेरियल से परचेज करने के रिगार्डिंग बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट हमें रहती थी। जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, सेल हमने करना है तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह के लिए हमें एक्सपेंस की जरूरत होती है, ऑफर्स वगैरह वगैरह देते हैं, सेल्समैन को हायर करते हैं। और अगर हमें फॉरेन ट्रेड करना है तो लेटर ऑफ क्रेडिट हमें बैंक से इशू करवाना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जो बैंक है वो फाइनेंस की फैसिलिटी के साथ साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटी है जो कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी जो फाइनेंस की प्रॉब्लम थी इसको बैंकिंग ने सोल्व किया। नेक्स्ट आते हैं फिर इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट जो हमारी हर्डल्स थी वो थी इन्फॉर्मेशन, कि हमारा जो प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं है कि लार्ज अमाउंट में हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और अब हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि कस्टमर आएंगे और हमारे प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे। नहीं, अब हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देनी पड़ेगी, उनकी यूजेस के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में। और ये पॉसिबल हो पाया है। ये हमारी प्रॉब्लम्स थी कि हम उनको कैसे मोटिवेट करें, कैसे इनको इन्फॉर्म करें, कैसे उनको हम बोलें कि आप हमारा प्रोडक्ट को परचेज करें। ये हमारी दिक्कत थी और इस दिक्कत को सोल्व किया है, इस हर्डल्स को सोल्व किया है एडवर्टाइजमेंट कंसेप्ट ने। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स आज हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।